सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्ता के समकालीन केंद्र। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम सत्ता के समकालीन केंद्र नामक पाठ के सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का हमारा जो पाठ है वो है सत्ता के समकालीन केंद्र। पाठ का नाम क्या है? सत्ता के समकालीन केंद्र। तो इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। कह रहा है पहला प्रश्न है कि तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम दें। क्रम से लगाना है तिथि के हिसाब से कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। तो देखते हैं तिथि के हिसाब से हम इनको क्रम देने जा रहे हैं। पहला है विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश। ब यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। स यूरोपीय संघ की स्थापना। द आसियान क्षेत्रीय मंच। तो आपको बताना है कि इनमें यदि हम क्रम देंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी और उसके बाद कौन सी घटना घटी थी। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि हम देखें तो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी 1957 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। उसके बाद में फिर आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी। इसके बाद आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1967। ठीक 10 साल बाद। ठीक 10 साल बाद, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, ठीक 10 साल बाद आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1967 में हुई थी। उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी और उसके बाद अंत में हम जो हमें क्रम दे रखा उसमें से विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ था 2001 में। तो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इस प्रकार से ही इनको क्रम से लगाया गया है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एशियन वे या आसियान शैली क्या है? एशियन वे या आसियान शैली क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली। ब आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली। स आसियान सदस्यों की राजनीति है, रक्षा नीति है। आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। द सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क है। तो आपको बताना है कि एशियन वे यानी आसियान शैली क्या है? आसियान शैली क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, आसियान शैली आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की जो शैली है उसको आसियान शैली कहा जाता है। तो यानी आसियान सदस्य जो देश हैं उनके अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज करने की जो शैली उसको आसियान शैली कहा जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आपको बताना है कि आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? है चीन। ब चीन। ब यूरोपीय संघ। स जापान। द अमेरिका। तो आपको बताना है कि इनमें से खुले द्वार, ओपन डोर की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन ने। ओपन डोर की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने। तो देखिए विद्यार्थी, चीन में देंग शाओपेंग ने, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि चीन में ओपन डोर की नीति किसने अपनाई थी? ओपन डोर की नीति तो चीन में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति चलाई थी। और वो कब चलाई थी? तो दिसंबर 1978 में। दिसंबर 1978 में चीन में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति चलाई थी। हाँ, तो विद्यार्थियों को देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खाली जगह भरी है, खाली जगह भरनी है। पहला है 1962 में भारत और चीन के बीच खालिस्तान को लेकर के सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि खालिस्तान क्षेत्र को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी, जिसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख।
अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो 1962 में भारत और चीन के बीच से किस क्षेत्र को लेकर के सीमावर्ती लड़ाई हुई थी? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर के लड़ाई हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में खालिस्तान और खालिस्तान करना शामिल है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में कौन कौन से शामिल हैं? तो आसियान देशों की सुरक्षा, पहली बात है आसियान देशों की सुरक्षा। तो आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल करना शामिल है। तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा आसियान देशों की सुरक्षा और दूसरे में आ जाएगा विदेश नीति में तालमेल। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीन ने 1972 खालिस्तान के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया था। तो 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अपना एकांतवास समाप्त किया था? तो वो है अमेरिका। अमेरिका। तो चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, खालिस्तान योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो किस योजना के प्रभाव से? तो हो जाएगा मार्शल योजना। मार्शल योजना। तो मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। किस योजना के तहत? मार्शल योजना के तहत। अगला प्रश्न है, खालिस्तान आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो कौन है वो आसियान का एक स्तंभ जो उसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है? तो वो है सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय आसियान, खालिस्तान हो जाएगा सुरक्षा समुदाय आसियान का वह एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो अलग उत्तरात्मक प्रश्न दिए जा रहे हैं, मास्ट्रिस्ट संधि किस संगठन का आधार है? मास्ट्रिस्ट संधि किस संगठन का आधार है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ का आधार है। देखिए विद्यार्थियों, मास्ट्रिस्ट संधि पर फरवरी 1992 में हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? मास्ट्रिस्ट संधि पर फरवरी 1992 में हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए विद्यार्थियों, यूरोपीय जो झंडा है उसमें सोने के रंग के 12 सितारे। कितने सितारे? 12 सितारे, सुनहरे रंग के, सुनहरे 12 सितारे हैं। 12 की संख्या को वहां पूर्णता, एक समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यूरोपीय संघ का जो झंडा उसमें 12 सितारे क्यों दिए गए हैं सुनहरे रंग के? क्योंकि 12 की संख्या को यूरोप में पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीन में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति कब चलाई थी? तो ये आपने पहले भी देखा था। तो चीन में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति 1978 में चलाई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? सन 1948 में। सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव है जून 1979 में हुआ था। जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज अगला प्रश्न है, आसियान यानी दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसियान का मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन की स्थापना सन 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके की थी। आसियान की स्थापना सन 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की थी। किस पर हस्ताक्षर करके? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। कब? 1967 में। आसियान के संस्थापक देश थे, कौन कौन से थे संस्थापक देश? तो देखिए 5 देश है ना, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आसियान के संस्थापक देश 5 कौन कौन से थे? आसियान के 5 संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसमें शामिल हो गए तथा इसकी संख्या 10 हो गई। विद्यार्थी, अब देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी क्रांति अक्टूबर 1949 में हुई थी। यह क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई थी। तो अक्टूबर 1949 में चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के नेतृत्व में हुई थी। अगला है आसियान के झंडे का वृत्त किसका प्रतीक है? तो आसियान के झंडे का वृत्त है वो एकता का प्रतीक है। आसियान के झंडे का एक जो वृत्त है वो किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश कब की थी? तो यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश कब की थी? सन 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी, सन 2003 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आसियान के प्रतीक चिन्ह वृत्त में धान की 10 बालियां मित्रता और एकता का जो प्रतीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के कितने देशों को इंगित करती हैं? तो आसियान के प्रतीक चिन्ह वृत्त में धान की कितनी बालियां हैं? धान की 10 बालियां हैं। और ये 10 बालियां किसका प्रतीक हैं? मित्रता और एकता का प्रतीक हैं। मित्रता और एकता का प्रतीक हैं। प्रश्न पूछा भी जा सकता है। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह वृत्त में धान की किसकी? धान की 10 बालियां हैं। 10 बालियां किसका प्रतीक है? मित्रता और एकता का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के कितने देशों को इंगित करती हैं? तो 10 देशों को इंगित करते हैं। 10 बालियां 10 देशों को इंगित करती हैं। अगला प्रश्न है, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, सन 1994 में, सन 1994 में AR अफगानी यानी एशियन रीजनल फोरम या आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने लोक ईस्ट यानी पूर्व की ओर चलो, लोक ईस्ट यानी पूर्व की ओर चलो, पूर्वी पूर्वी जो देश हैं उनकी तरह हमें काम करना है की नीति कब अपनाई थी? तो भारत ने लुक ईस्ट की नीति सन 1991 में अपनाई थी। सन 1991 में भारत ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब बनाई? यानी पूर्व की तरह काम करो, चलने से बात नहीं बनेगी, पूर्व की तरह काम करो ये नीति, यानी भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? तो सन 2014 में, 2014 में भारत ने जो एक्ट ईस्ट है वो 2014 में और लुक ईस्ट 1991 में अपनाई थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था? सन 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया था, 1982 में। चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? तो खेती का निजीकरण चीन ने 1982 में किया। उद्योगों का निजीकरण चीन ने 1998 में किया। उद्योगों का निजीकरण चीन ने कब किया? 1998 में किया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण तो अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, 1990 में। प्रश्न है, यानी 1990 में जब वो जो बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई थी और उसके बाद अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। आसियान का अर्थ क्या है? तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ए एसोसिएशन, दोबारा देखना, ए एसोसिएशन एस साउथ ई ईस्ट और उसके बाद ए एशियन एंड नेशंस। तो इस प्रकार से आसियान का अर्थ हो गया एसोसिएशन ऑफ, एशियन का अर्थ हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाँ तो विद्यार्थियों, देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था सन 1962 में। तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है?
जापान है। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। जापान के दो शहर थे, एक तो था हिरोशिमा और दूसरा शहर था नागासाकी। इस पर परमाणु बम गिराए गए थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो यूरोपीय संघ के कौन से दो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के भी स्थायी सदस्य देश हैं? तो ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और दूसरा है फ्रांस। तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आसियान देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तो आसियान की स्थापना क्यों की गई थी? तो आसियान की स्थापना आसियान सदस्य देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए की गई थी। तो कौन कौन सी विकास है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम लिखो जो आसियान का सदस्य है। तो भारत के उस पड़ोसी देश का नाम क्या है जो आसियान का सदस्य है? तो आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो आपको यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताना है, तो है यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी कब तक झेली? तो यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी 1945 तक झेली। 1945 तक। तो विद्यार्थी अब देखते हैं अगला प्रश्न है, मार्शल योजना क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। मार्शल योजना क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए जबरदस्त सहायता की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने, किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन करने के लिए जबरदस्त यूरोप की सहायता की, जिसे क्या नाम दिया गया? मार्शल योजना कहा गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। यानी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्गरेट थेचर, उसने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इस निर्णय के पीछे क्या कारण था? तो इस निर्णय के पीछे कारण था, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी होना। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर नाराजगी थी। अगला प्रश्न है, आसियान शैली किसे कहा जाता है? आसियान शैली किसे कहा जाता है? तो देखिए विद्यार्थियों, आसियान शैली आसियान देशों के अनौपचारिक, टकराव रहित एवं सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान जो देश हैं, आसियान के सदस्य देश हैं, उनके अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग करने, मेल मिलाप की जो नीति है उसको आसियान शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? तो चीनी जनवादी, दोबारा देखना, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? तो सोवियत संघ मॉडल पर आधारित थी। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों के में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ऐसे किसी एक बदलाव की पहचान कीजिए। यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चीन के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। आपको एक बदलाव की पहचान करनी है। तो एक बदलाव है, दोनों देशों द्वारा 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं का दौर शुरू किया था। 1981 में। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद चीन और भारत के संबंधों में जो बदलाव है, इसका उदाहरण है, दोनों देशों द्वारा 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं का दौर शुरू किया गया था। भारत और चीन के बीच सीमा उल्लंघन एक
प्रमुख समस्या है। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा भारत और चीन के बीच प्रमुख समस्या क्या है? सीमा उल्लंघन है। हाँ तो विद्यार्थी अब देते हैं आज का अगला प्रश्न है, यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया? तो यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया? तो उत्तर हो जाएगा सन 1957 में। 1957 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो सन 1992 में। सन 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए 1992 में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 सत्ता के समकालीन केंद्र नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।